मित्रों नमस्कार। अरसे बाद रविवार्ता के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद दूरदर्शन केंद्र के समीप एक चिर परिचित मोहल्ले में, और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भूमिका द्विवेदी जी को, कथाकार उपन्यासकार। आज इस घर से भूमिका द्विवेदी जी अपनी एक कहानी पढ़ेंगी, और यह भूमिका जी का मायका है जहां इनका बचपन गुजरा है। तो एक दो यादें इस मायके को लेकर भूमिका जी बतलाएंगी और तदुपरांत कहानी पढ़ेंगी। यह भी कि अरसे से दिल्ली में रहते हुए भूमिका जी इलाहाबाद कम ही आती हैं, और इस घर में तो काफ़ी समय बाद इनका आना हुआ है। भूमिका जी, रविवार्ता के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है सभी देखने वालों की ओर से। जी बहुत नमस्कार, सभी का अभिवादन। अर्पण जी, ये बड़ा सुंदर संयोग हुआ कि आपका भी यहीं आना हो गया, और आपके मंच से मैं पहले भी जुड़ चुकी हूँ, जन सुलभ मंच से, जन सुलभ पुस्तकालय मंच से, और आपका आज रविवार्ता भी मुझ तक पहुंच गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मायके तक पहुंच गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी लड़की अपने नैहर आती है तो बड़ी भावुक हो जाती है, और मुझे बहुत सालों बाद इधर मेरा आना हुआ है। इलाहाबाद आती थी पर इतना कम वक्त लगता था, यहाँ इतना कम वक्त दे पाती थी। जहाँ का कार्यक्रम है वहाँ कार्यक्रम अटेंड किया और निकल गई। इधर थोड़ी फुर्सत से आई हूँ तो अच्छा लग रहा है, और आपने इसे साहित्यिक रंग दे दिया है कि कहानी पढ़िए, तो आपकी जिम्मेदारी और आपका आदेश सर आँखों पर। आप पाठक, आप साहित्य प्रेमी जितने लोग भी हैं, आप लोगों के हर कहे हुए का पालन करना ही मेरा धर्म है और जन्म सिद्ध अधिकार भी है। तो मैं कहानी अपनी एक छोटी सी पढ़ दे रही हूँ, और यहाँ की यादें जो हैं मैं बीच बीच में शेयर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आगे देखेंगे उसे। कहानी पढ़ दें क्योंकि आपकी फ्लाइट का वक्त है, आपको निकलना है। तो मैं अपनी कहानी एक पढ़ रही हूँ, और इस कहानी का नाम है दूध। दूध दूध जी। काफ़ी मार्मिक सी कहानी है। इस कहानी को आपके इलाके के जो लोग हैं उनमें से जैसे भावना शेखर जी हैं, और कई सारे लोग हैं जिनसे मैंने सुना था। उसने भी, रश्मि ने भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रशंसा तो जो की थी, बता रही थी कि आंसू निकल आए थे पढ़ के। जैसे श्रद्धा एक मेरी है, अच्छी कहानीकार है बहुत, भारतीय नवलेखन अवार्ड उसे मिला हुआ है। उसने कहा था कि पूरे रोएं सारे खड़े हो गए थे, ऐसी दिल दहला दी थी इस कहानी ने। तो मुझे तो लिखते समय, यह कहानी कब प्रकाशित हुई और कहाँ? ये कहानी मेरे ख्याल से दूध भारतीय ज्ञानपीठ वाला जो ये ज्ञानोदय पत्रिका है, मेरे ख्याल से इसमें प्रकाशित हुआ था। साल मुझे याद नहीं है, 15 में हुआ था या 14 में हुआ था शायद। जी जी। तो काफ़ी पुरानी कहानी है ये, और इसे फिर सुनते हैं। जी हाँ, स्वागत स्वागत। समय का अभाव है आपके पास की। दूध। सोनू की दहाड़ पूरे वातावरण में चीत्कार जैसी गूंज रही थी। रात बहुत गहरा गई थी, इसलिए कि बच्चे का चिल्लाना मानो दूर दूर के सन्नाटे को तोड़ता सा दिखाई दे रहा था। उसकी माँ लक्ष्मी होगी, यही कोई 30-35 साल की मरियल सी औरत, उस नन्हे से मांस के कुपोषित लोथड़े को बेटा कहें भी कि ना कहें, वो अपनी सूखी और सख्त छाती से चिपकाए हुए चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सोनू का तेज बुखार कोई नया समाचार नहीं था। उसका भूख से बदहाल होकर बुलाना भी बेहद पिटा हुआ यथार्थ था। लेकिन आज उसकी आंखों में एक नई धार जरूर थी, नया जोश था। बारिश का मौसम यूँ तो बम्बई में ज़्यादातर एक सा ही रहता है, न कभी नया होता है और ना ही पुराना पड़ता है। अगर ये तेज़ बारिश किसी को नई लगती है तो वो प्रायः नए प्रेम में पड़ने वाले जोड़ियाँ होती हैं, जो झूम झूम के भीगते हैं और खूब मस्ती में एक दूसरे के बदन की ओर लपलपाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज काल के पंजे नन्हे सोनू के कबूतर जैसे प्राण हरने के लिए रह रह कर लपलपा रहे हैं।
ऐसा लगता है भूख और बुखार से छटपटाते सोनू के रोने के स्वर और बादलों की गड़गड़ाहट एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा मचाए हुए हैं। पेट में कुछ बूंदें दूध की चली जाती तो शायद अंतड़ियों को कुछ आराम मिलता, बच्चे के जिस्म को ज़रा सा आराम पहुंच जाता। ठीक वैसे ही जैसे बादलों के टुकड़े एक दूसरे से टकरा कर लतिया कर निकलता क्रोध कुछ बूंदों के बरस जाने से थम जा रहा है। लेकिन न धरती को ही सुकून था और न आसमान को राहत। दोनों जगह की रूहें बुरी तरह से तड़फड़ा रही थी, बेचैन थी। दोनों जगह की धमाचौकड़ी अपने उफान की भीषण रफ्तार के नीचे ही नहीं आ रही थी। ऐसा जान पड़ता था जैसे धरती की छटपटाती रूह तत्काल आसमान की ऊंचाई तय कर लेना चाहती है और आसमान का बेचैन प्राणी धरती पर तत्क्षण कूद जाना चाहता है। लक्ष्मी सोनू को उसी सीवर पाइप के भीतर इधर करवट उधर करवट लिए एक ही बेकल बेचैन गति से हलाकान थी। कभी इधर से आ रहे पानी की बौछार से बचाती तो कभी उस तरफ की तेज हवाओं से। पहले ही उसके 4 बच्चे, आदमी राम रति, उसकी झोपड़ी और कचरे जैसा माल असबाब सब दंगे की भेंट चढ़ चुका था। बाद के 2 बच्चे भुखमरी, बीमारी और बदहवासी के शिकार होकर यम का भोजन बन चुके थे। उसकी छाती सूख कर ऐसी काठ बन चुकी थी कि बच्चे के लिए आहार सोचा भी नहीं जा सकता था। लक्ष्मी मजदूरी करके इस 6 माह से बच्चे और खुद का पेट भरती थी। जमा पूंजी के नाम पर कुछ चीथड़े, कुछ टूटे फूटे बर्तन भाड़े थे और यही सीमेंट से बना सीवर पाइप उसका ठिकाना था, जो दरअसल सरकारी संपत्ति थी। तकरीबन हफ्ते भर के आंधी पानी के चलते ढंग का काम नहीं लग रहा था, जिससे मजदूरी के 2 आने मिल जाते और उन गरीब का परिवार पलता रहता। लेकिन बादलों की चीत्कार को शायद ये बात पसंद नहीं आ रही थी। लक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी कि ये नन्हा सा 2.5 माह का बच्चा रोजाना इस तरह जान लगाकर नहीं रोता। क्या ये बुझती हुई लौ की आखिरी तेज झिलमिलाहट है? इतना सा ख्याल आते ही लक्ष्मी के बदन में बहुत तेज सरसरी दौड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत पुराना जर्जर शरीर आखिरी सांस के साथ सरसराता है। लक्ष्मी ने आओ देखा ना ताओ, उसने रोते कलपते सोनू को पास के मौजूद सारे टाट कचरी और फटे हुए सेटरों में लपेटा और चुल्लू भर दूध की तलाश में बदहवास निकल पड़ी। सबसे पहले वो पुराने पुल के नीचे वाली लाला की ढिबरी जैसी मृत प्राय दुकान की ओर दौड़ी, क्योंकि लक्ष्मी को ये याद था कि रात के 12 बजे तक भी लाला दुकान बंद नहीं करता था, क्योंकि उस पुराने पुलिया के पास एक भोली हुआ करती थी जिस पर नशेड़ियों का जमावड़ा रात भर चलता था और इन लोगों के लिए लाला की दुकान के नमकीन चबैने की ज़रूरत देर रात तक रहती थी। रोज़ाना की तरह लाला अपने टूटे चश्मे की कमानी को मैले धागे से कान तक बांधे हुए अपने गले के पैसों को छुपाकर संवार रहा था। उसकी दुकान में इतना कम उजाला था कि न जाने उसे कुछ कैसे भी दिखता होगा, या तो आदत रही होगी या फिर उसके अंदाजे इतने सटीक होते होंगे कि वो उस भुतहे मध्यम उजाले में भी आना जाना, आना आना कौड़ी कौड़ी तक गिन लेता था। खुली सड़क पर बारिश और तेज मालूम हो रही थी। लक्ष्मी दुकान तक पहुँचते पहुँचते पूरा भीग गई। दुकान के मुहाने पर खड़ी होकर बड़ी महीन आवाज़ में बोली, लाला बच्चा बहुत बीमार है, 1 पैकेट दूध का दे दो, मजूरी मिलते ही पैसा थमा जाऊंगी। लाला अपनी कौड़ियाँ गिनता रहा। बेवड़ों को हैंडल करते करते बहुत पक्का हो चुका था। बिना सिर उठाए सजी हुई जबान में बोला, लक्ष्मी तू है तो तू फिर आ गई। अरे पुराना 42 रुपये 70 पैसा तो अभी चुका नहीं पाई है, दूध का पैकेट मांगने आई है, जानती है कितने का आता है? ठंड से सिकोड़ते हुए लक्ष्मी ने थोड़ा घिघिया कर कहा, जितने का भी होता हो लाला, मजूरी हाथ में आते ही दे जाऊंगी। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, दवा दारू का मैं वैसे ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ लाला। 2 घूंट दूध का भी हलक में ना उतारा तो मैं उसका प्राण कैसे बचा पाऊंगी? नन्ही सी जान है, रहम करो लाला, तुम्हारा एक एक आना तुम्हारी देहरी पर खुद रख जाऊंगी, बस मजूरी मिल जाने दो। लाला ने फिर सिर उठाया और अब तेज जबान में बोला, देख लक्ष्मी, तेरा ये सब रोना पिटना देखकर
तरस खाकर तुझे पिछली बार आटा नून तेल दिया था ना। 20 रुपया नगद भी तू अपनी बीमारी के बहाने मांग ले गई थी। कहती थी देह नहीं चलेगी तो काम कैसे करूँगी। मैंने गरीब लाचार के उस गाढ़े बखत पर दे दिया था। तू इतने दिन मजूरी करती रही, तब तुझे लाला की उधारी का ख्याल नहीं आया। अब आई है यहाँ। लाला के दरवाजे से अब तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू चली जा। इतना कहकर लाला अपनी मुर्गी के दड़बे जैसी दुकान के भीतर चला गया। लक्ष्मी फिर भी रिरियाती रही। आवाज़ थोड़ी तेज करके बोली, ऐसे निर्मोही ना बनो लाला, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, घर परिवार वाले हो। नन्हा सा एक बच्चा है मेरा, चुल्लू भर दूध के लिए चीख चीख कर तड़प रहा है। बिलखता छोड़ के आई हूँ। लाला एक पैकेट दे दो बस, बड़ा एहसान होगा तेरा लाला। लाला को सुनने को तैयार ही नहीं था। वो मुंह फेरे लक्ष्मी की ओर से उदासीन बना धीरता से दुकान के सामान इधर उधर रखता रहा, जैसे कि कुछ सुन ही ना रहा हो। नमकीन के रंग बिरंगे पैकेट कार्टन से निकालकर डोरी पर टांगता रहा, ग्राहकों को ललचाता रहा और अपनी दुकान सजाता रहा। रात और गहराती जा रही थी। आसपास का माहौल बड़ा ही जहरीला था। पौआ की तीखी दुर्गंध चहुं ओर फैली हुई थी। पानी बरसने के कारण सारे पियक्कड़ या तो होली के भीतर या फिर कहीं ना कहीं ओट में धुनी रमाए बैठे थे। कोई भद्दे गाने गा रहा था, कोई एक दूसरे को गरिया रहा था, कोई कह कहे लगा रहा था, कोई अपने कर्म को पीट रहा था, कोई बेहोश हुआ मिट्टी में सना जाता था, तो कोई खुद को संन्यास्त दिखाता बैरागी बना बैठा चुपचाप प्लास्टिक की थैलियाँ खाली किए जा रहा था। जितने चेहरे उतने भाव, जितने भाव उतनी विडम्बनाएं। एक विडम्बना तो खुद लक्ष्मी ही थी, जितना उसका मन बेचैन था, उतना चेहरा निर्विकार। अंदर ही अंदर सोनू की चीखों से छलनी हुई जाती थी, लेकिन करे भी तो क्या करे। लाला था जो कुछ सुनने को तैयार नहीं था, बरसात थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ा भारी समय था, उससे भी भारी लक्ष्मी के हालात, और उससे भी कहीं भारी लक्ष्मी का जिगरा था, ठोस पत्थर सा मजबूत, कोई शिला था जैसे, जिसमें मोम जैसी बहकर आती ममता बार बार पाषाण को आंच दे रही थी, जैसे ज्वालामुखी के मुंह में लावा पिघल पिघल कर बाहर आ रहा हो। लेकिन लावा कितना भी गर्म क्यों ना हो, ज्वालामुखी का सख्त पहाड़ सा बदन हरगिज पिघला नहीं पाता। लक्ष्मी लाला की दुकान से आगे कुछ कदम बढ़ गई, रुक गई। सरकारी बत्ती के नीचे सिर पकड़े बैठी सोच रही थी कि अब किधर जाऊं, अड़ोसी पड़ोसी को जगाऊं या ठेकेदार के दरवाजे को पीटूं और उसकी देहरी पर सिर फोड़ूं, या फिर लाला के चरण धरूं, या इन ढेर सारे पियकड़ों की भीड़ में जाकर जोर जोर से रोऊं, चिल्लाऊं, चीखूं। कोई तो एक धर्मात्मा निकल ही आएगा जो 4 पैसे थमा दे और एक पैकेट का दूध इंतजाम का हो जाए। एक बार ही तो उसने यहाँ तक सोच लिया कि इन सारे विचारे हुए ठिकाने पर दौड़ दौड़ कर एक एक के पास गुहार लगा जाती हूँ। ऐसा ही कुछ मन में ठाने वो अपनी गीली धोती निचोड़ते हुए फिर खड़ी हुई। जैसे ही खड़ी हुई, एक शराबी सरकारी ठेके से बाहर निकला और डगमगा कर लक्ष्मी के ऊपर बहरा पड़ा। लक्ष्मी घबरा कर कुछ कहती सुनती, उससे पहले ही वो काफ़ी घबराया हुआ छिटक कर दूर खड़ा हो गया था। शायद वो भयभीत था कि अंधेरी बरसाती रात में शराब के नशे में न जाने किसे घिर गया है। इंसानी स्पर्श ने उसे और भी विचलित किया था। वो बड़बड़ाने लगा, माफ़ कर दो बाबू साहेब, माफ़ कर दो, कहता हुआ बिजली के खंभे का सहारा लेकर टिक गया। सरकारी बत्ती की मरियल रोशनी ने उस भीगी हुई धोती में लिपटी एक बहुत दुबली स्त्री काया को घूर घूर कर आंका। लक्ष्मी अब भी चुप रही, बुरी तरह देसी दारू से गंधाते हुए आदमी के उस जीव से आगे निकल जाने का इंतजार करने लगी। वो लक्ष्मी को देखकर ठहरा रहा, उसे एकटक घूरता रहा। लक्ष्मी के भीतर एक बार ही भय भी था। भय भी कौंध गया, कहीं ये दारू से धुत आदमी उसे जकड़ ही ना ले। इस निर्मम लम्हे में वो औरत होने के गलीर विचारों से थर्रा रही थी। उसके भीतर की माँ ने इस खौफनाक ख्याल से उसे उबारा और उसने खुद को बचाने के लिए दौड़कर उससे दूर जाने का तय कर लिया। लेकिन अब वो आदमी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहा था। वो पल भर के लिए लक्ष्मी भी वहीं ठिठकी रही। नशेरी वहीं खड़ा खड़ा बड़बड़ाने लगा, तुम तो कोई औरत हो, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? गाहक चाहिए। लक्ष्मी गाहक चाहिए जैसे शब्द सुनकर पत्थर जैसी खड़ी रह गई। औरत और माँ के बीच वेश्या जैसा एक नया अवतार भी अस्तित्व में आ गया था। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ। वो पियक्कड़ फिर बोला, ये तो गरीब दुखियारों की बस्ती है,
यहाँ सब फक्कड़ ही मिलेंगे बीबी, तुम्हें यहाँ कुछ न मिलेगा। उधर सड़क के उस पार निकल जाओ, कुछ एक मोटर गाड़ी वाले वहाँ खड़े रहते हैं, तुम्हारा कुछ न कुछ भला हो जाएगा। मेरी बात मानो, जाओ उधर जाओ। कहते कहते वो आदमी हिलते डुलते डगमगाते हुए अंधेरे में न जाने किधर गायब हो गया। लक्ष्मी उसी दिशा में घूमती रही जिधर वो आदमी निकला था। क्या वो उसे एक नया रास्ता दिखाने आया था? क्या सोनू के लिए दूध की उम्मीदें अभी भी बाकी थी? क्या कोई एक किरण मुझे दिख रही है? नहीं, क्या कोई ईश्वर का भेजा फरिश्ता था जो लक्ष्मी को नई राह सुझाने आया था? या वो सिर्फ बुरी आत्मा थी जो लक्ष्मी को जलालत भरे गड्ढे में ढकेलने आई थी? बहरहाल सड़क के उस पार लक्ष्मी यूं गई जैसे कोई नए जन्म में प्रवेश कर रहा हो, जैसे गीता के वचनों को कोई आम इंसान चरितार्थ करने जा रहा हो, कोई एक चोला उतार के नया चोला अपनाने जा रहा हो। वासान सी जीर्णानी यथा विहाय, जैसे फल की तमाम इच्छा तज कर कोई सिर्फ कर्म करने जा रहा हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते। लक्ष्मी को ज़्यादा वक्त नहीं लगा अपने लिए एक मुफीद गाहक तलाशने में। वो 40-50 साल का कोई अकेला आदमी अपनी कार के भीतर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लगता था गोया वो गहरी नींद में सो रहा हो। उसने अपनी कार दीवार की ओर ऐसी जगह लगा रखी थी जहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तेज बरसात के कारण उसने अपनी कार के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर रखे थे। शायद कार के भीतर बैठा वो कोई संगीत सुन रहा था। लक्ष्मी को सिर्फ कुछ रुपयों की बेइंतहा दरकार थी। उसके लिए वो इसमें कुछ भी करना चाहती थी। कुछ भी सुनना समझना इस वक्त उसके लिए फिजूल था। उसने अपनी आत्मा और ज़मीर की गर्दन खूब मरोड़ कर उसकी भरपूर हत्या कर दी और कार का शीशा भड़बड़ाया। तन्मयता में चूर उस आदमी की तंद्रा टूटी। उसने एक जवान और बूढ़े मिश्रित चेहरे को देखा जिसे बरसात की बूंदें बार बार नहला रही थी। ये अजनबी चेहरा हर एक बूंद गिरने के साथ पलक झपका रहा था। कार का शीशा उसने थोड़ा नीचे खिसकाया तो फौरन मरी हुई धौंकनी जैसी आवाज़ आई। मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा, कुछ पैसा दे दो साहब, जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। आदमी पहले तो चुप रहा, उसे कुछ विस्मय से देखता रहा। ग्राहक ने खरीदे जाने वाले माल पर नज़र दौड़ाई। अभी नज़र दौड़ा ही रहा था कि आवाज़ फिर उभरी, साहब बहुत ज़रूरत में हूँ, एक पैकेट दूध का पैसा चाहिए बस। साहब दरवाज़ा खोल दो, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि क्रेता को सूखी पिसी हुई देह में कोई रुचि दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी विक्रेता के अनुनय विनय से सौदा पट ही गया। आखिर दया धर्म भी तो कोई शय का नाम है इस दुनिया में। कार के पीछे का दरवाज़ा खुल गया। आश्वस्त संपन्नता ने विकल विपन्नता को एक बार फिर कुचल दिया। लक्ष्मी के जहन और हवास पर सोनू की चीखें, देसी दारू की तेज गंध और तेज बरसात की वजह से आसपास के बजबजाते हुए गटर से उठती दुर्गंध के बीच कुछ नई चीज़ें शामिल हो चुकी थी। कार के भीतर से आती फ्रेशनर की खुशबू, उस आदमी के जिस्म से उड़ती हुई भीनी परफ्यूम की खुशबू। कुछ देर बाद वो गाहक अपनी कार की पिछली सीट को टिश्यू पेपर से साफ कर रहा था। लक्ष्मी की धोती का पानी, लिपटा हुआ कीचड़ और बहुत कुछ जो उसकी कार की सीट पर कीमती कार की सीट पर चिपक गया था। लक्ष्मी अपनी लत्ता हुई धोती जैसे तैसे लपेटती 100 की नोट का नया पत्ता सीधे लाला की दुकान पर दौड़ी। अभी अभी जन्मा वेश्या का ये नया वजूद लक्ष्मी को बरसात में खूब धुला हुआ पाक साफ लग रहा था। उसने चहक कर दूध का एक पैकेट लिया और अपने नीड़ की ओर, जहाँ बुखार में तपता सोनू चिंगाड़ रहा था, दौड़ पड़ी। उसे पैसे वापस लेने की सुध भी नहीं रही। उस पर पहले ही गुजरा हुआ हर एक लम्हा बहुत भारी था। सच तो ये था इस वक्त वो उड़कर सोनू के पास पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन हुनोस दिल्ली दूरस, दिल्ली अभी दूर है। बरसात अब अपनी रौ में होती है तो जब बरसात अपनी रौ में होती है तो कोने अतड़े से कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं। रात जब गहराती है तो कमीने तत्व सक्रिय हो उठते हैं। इस वक्त विशेष में तो दोनों के ही हालात मौजूद थे। बरसात में पड़ती हुई लगातार तेज बूंदों की तड़तड़ाहट, बादल बिजली की गड़गड़ाहट, कुत्ते बिल्लियों की चीख पुकार, झींगुर मेढकों की तमाम तरह की कीड़े मकोड़ों के शोर के बीच बड़े ही वेग से दौड़ी जाती लक्ष्मी के कदमों ने अचानक कुछ रुकावट महसूस की।
जब वो सोनू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, तभी एक यमदूत जैसा कुत्ता लक्ष्मी की धोती पकड़कर खड़ा हो गया। ऐसा लगता था उस टेढ़े लम्हे में प्रकट हुए उस कुत्ते को दूध के पैकेट का आभास हो गया था। उसने अपने पैने तीखे दांत से बेहद मरियल धोती को चीर दिया। वो लक्ष्मी से जैसे दो दो हाथ करने पर आमादा था। लक्ष्मी सिर्फ दूध की रखवाली में अपने प्राण लगाए जा रही थी। उसे सोनू के रोने की बहुत मध्यम आवाज़ सुनाई दे रही थी। लक्ष्मी को अपने लाडले तक पहुंचने की हड़बड़ी भी उतनी ही थी जितनी दूध के पैकेट को बचाने की बेकली। दोनों जी जान लगाकर लड़ रहे थे। दोनों के ही जीवन मरण का प्रश्न। शायद अब वो एक दूध का पैकेट ही बचा था। सोनू की आवाज़ें अब बहुत मंद हो चुकी थी, या शायद बंद हो चुकी थी। कुत्ते और लक्ष्मी के बीच का ये संग्राम बहुत ज़्यादा देर तक न चल सका। कुत्ते ने दूध के पैकेट पर अपनी छलांग लगाई और अपने तीखे नुकीले दांत झपड़ कर उस प्लास्टिक की थैली पर गड़ा दिए थे। दूध की धार बह निकली थी। लक्ष्मी, जो अब तक इस विकट बदहाली के दौर से जूझ रही थी, उसके हताश आंसू भी छलक पड़े थे। कीचड़ की धार में दूध और आंसू मिलकर सड़क में बहते बरसात के पानी का वेग बढ़ाने लगे थे। बादलों का रोष कुछ थम गया था, क्योंकि उनका द्वंद्व अब समाप्त हो चुका था। भई बिना प्रतिद्वंदी के भी कैसी प्रतिस्पर्धा। कुछ इसी तरह जैसे जमीन पर फैले दूध को चाटते हुए कुत्ते का संघर्ष भी अब खत्म हो गया था, और लक्ष्मी के लिए दूध की अजहद ज़रूरत भी अब शेष नहीं बची थी। सोनू शांत हो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका जी। और मित्रों, यह कहानी कितनी कारुणिक है इसे आप समझ ही सकते हैं। जिस बच्चे के लिए उसकी माँ इतने सारे उपक्रम करती है, कुछ अवांछित अवतार में भी उसे आना पड़ता है, दूध के चंद बूंदों के लिए अपमान सहती है, अपने शरीर का सौदा करती है, मौसम से, लाला से, कुत्ते से और नशेड़ियों से, सभी से मुकाबला करती है, मगर अंततः वह हार ही जाती है। यह जो उपेक्षित तबका है, यह जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो इस तरह सीमेंट के बने हुए जो गोलाकार पाइप हैं, जो लावारिस पड़े हुए हैं, उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जिजीविषा की यह कहानी है। और बहुत ही सहजता के साथ और कई जगहों पर बड़े मार्मिक ढंग से यह कहानी हम तक पहुंचती है। और जो बात शुरू में कहानीकार बतला रहे थे कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई इस कहानी को लेकर, निश्चय ही इसे सुनते हुए जिस तरह का इसका जीवंत विवरण है, सूक्ष्म जो इसके अवलोकन हैं, और कट टू कट जिस तरह से विरोधाभासों को इस कहानी में उठाया जाता है, वह इस कहानी को बेहद ख़ास बनाता है। अभी आपने दूध कहानी सुनी भूमिका द्विवेदी जी की रविवार्ता के इस अंक में। आप सभी का धन्यवाद। भूमिका द्विवेदी जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।